हेलो बच्चों। वेलकम है आपका मेरे चैनल गीता ज्ञान हब 9 पे। टुडे वी आर गोइंग टू डू सम क्वेश्चन आंसर्स इन पार्ट 1. इट इज द पार्ट 1 सीरीज ऑफ द चैप्टर प्राइस पजल व्हाट ड्राइव्स द मार्केट। तो प्राइस जो होता है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, डिमांड पे और सप्लाई पे। तो सबसे पहले डिमांड क्या होती है, सप्लाई क्या होता है, इसको समझते हैं आगे बढ़ने से पहले। डिमांड ये डिस्क्राइब करती है कि बायर्स कितना अफोर्ड कर सकते हैं किसी प्रोडक्ट को बाय करना। डिमांड डिस्क्राइब व्हाट बायर्स वांट टू बाय और दे कैन ऑल्सो अफोर्ड टू बाय। केवल चाहना इज नॉट डिमांड। चाह कर उसके बाद हमारे पास वो बाइंग कैपेसिटी होना, हमारे पास उतने पैसे होना कि हम उसको बाय कर सकें, दैट इज डिमांड। सप्लाई इट डिस्क्राइब्स कि सेलर्स कितने विलिंग हैं प्रोडक्ट को बेचने में इन द मार्केट। अब जब डिमांड और सप्लाई मिलती है देन इट डिसाइड्स कि किसी गुड्स का, किसी सर्विस का, किसी प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा। अब बायर्स प्राइस जो होता है वो बायर्स के लिए एक सिग्नल होता है कि मैं कितना बाय करूं। अब वो क्या सिग्नल देता है? सिग्नल होता है अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस राइज हो जाता है, मतलब कोई प्रोडक्ट महंगा हो जाता है, कोई सामान महंगा हो जाता है, तो हम क्या करते हैं? नेचुरल है, हम बहुत केयरफुल होते हैं या कम खरीदते हैं या उसका कोई ऑल्टरनेटिव खरीदने लगते हैं। इसी तरह से सेलर्स के लिए प्राइस का से सिग्नल होके वो कैसे रिएक्ट करते हैं। अगर सेलर को पता, भाई सेलर देखता है कि प्रोडक्ट का प्राइस जो है राइज जा रहा है, मार्केट में हाई जा रहा है, तो सेलर का मेन मोटिव ही यही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाए। तो व्हाट ही विल डू इज कि वो ज़्यादा प्रोडक्ट्स को सप्लाई करेगा ताकि वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाए। पर अगर प्रोडक्ट का प्राइस लो हो जाता है, अगर वो कम हो जाता है, तो वो क्या करेगा? वो अपनी सप्लाई को डिक्रीज कर देगा क्योंकि उसको लगेगा मुझे तो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। प्राइस और डिमांड हमारे मेन हीरोज हैं ऑफ द चैप्टर और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। लेट्स मूव नाउ टू अंडरस्टैंडिंग सम की वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर। Children, if you have not watched my video of the explanation of the chapter, in the description the link is given. Do watch that also for further and deep understanding. अब हम आते हैं अपने कीवर्ड्स पे। फर्स्ट आपका जो टर्म है दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। अब लॉ ऑफ डिमांड सुन के डरने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। जब प्राइस राइज होता है तो क्वांटिटी क्या हो जाती है? क्वांटिटी हम जो डिमांड करते हैं वो फॉल हो जाती है। हम सोचते हैं कम खरीदे भैया, महंगा है। सिमिलरली जब प्राइस फॉल करता है, क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस। हम लोग डिमांड करते हैं भाई ज़्यादा मिल जाए, सस्ता हो गया चलो ज़्यादा खरीदें। सेल में लोग इतने लाइन लगा लगा के लेते हैं क्योंकि वहाँ पर प्राइस जो होता है फॉल हो जाता है, तो लोगों की डिमांड होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें। लॉ ऑफ सप्लाई। अब लॉ ऑफ सप्लाई, सप्लायर कौन है? जो प्रोड्यूस कर रहा है। उसका मेन मोटिव क्या है? पैसे कमाना, प्रॉफिट बनाना। जो सप्लायर है, व्हेन द प्राइस राइजेस, क्वांटिटी सप्लाईज यूजली राइजेस। वो चाहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा मार्केट में सामान भाई उतार दूं ताकि मेरे को ज्यादा बिके, मुझे ज्यादा प्रॉफिट हो क्योंकि प्राइस राइज हो गया है। और जब प्राइस फॉल करता है तब क्या करता है सप्लायर? क्वांटिटी सप्लाइड जो होती है वो फॉल हो जाती है, सप्लायर कम सप्लाई करता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है यार अब तो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। लॉ ऑफ सप्लाई ये कहती है व्हेन प्राइस राइजेस क्वांटिटी सप्लाइड यूजुअली राइजेस, और जब प्राइस फॉल कर जाता है क्वांटिटी सप्लाई जो होती है यूजुअली इट फॉल्स। अब थर्ड टर्मिनोलॉजी हमारी है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? एक ऐसी जगह जहां बैलेंस हो। जब
मार्केट सिचुएशन ऐसी हो कि जो क्वांटिटी डिमांड है मार्केट में और जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो दोनों मिल जाए एक जगह जहां वो दोनों मिलते हों, दैट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो आपकी फोर्थ टर्मिनोलॉजी है प्राइस सीलिंग। अब प्राइस सीलिंग मतलब गवर्नमेंट जो है एक लिमिट, एक कैप लगाती है कि इस प्रोडक्ट को हम इससे ज्यादा मार्केट में नहीं बेच सकते। सो इट इज अ लीगल मैक्सिमम प्राइस विच इज सेट बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एक मैक्सिमम लिमिट सेट करती है कि भाई ये प्रोडक्ट इससे ज्यादा महंगा नहीं बिकेगा। इफ ये जो प्राइस सीलिंग है इट इज बिलो दैन द इक्विलिब्रियम, तो इसकी वजह से क्या होता है, सप्लायर को लगता है भैया मुझे तो लॉस होगा, तो शॉर्टेज होने लगती है, वो कम सप्लाई करता है और डिमांड तो ज़्यादा है, तो एज अ रिजल्ट शॉर्टेज हो जाती है मार्केट्स में और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है हमारी, नेक्स्ट टर्म है मार्केट फेलियर। अब मार्केट फेलियर कब होता है, जो हमारी when in the market it does not allocate resources efficiently because price do not reflect the true cost or benefit of the society। अब अगर कोई प्रोडक्ट जो है महंगा बना है, उसका प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा है, बट वो मार्केट में महंगा ना बिक के सस्ता बिकने के लिए भाई है, देन इट्स अ मार्केट फेलियर। वो मार्केट में प्रोडक्ट जो है कैसे बेचेगा प्रोड्यूसर। सिमिलरली नेक्स्ट आपकी जो टर्मिनोलॉजी है एक्सटर्नैलिटीज। अब एक्सटर्नैलिटी पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी वो होती है, वो मार्केट एक्टिविटी होती है जिससे और लोगों को, तीसरे लोगों को जो ना कंज्यूमर होते हैं ना प्रोड्यूसर होते हैं, बाकी लोगों को उससे फायदा हो रहा है, दैट इज पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी वो होती है जिससे जो है जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स के अलावा जो लोग हैं उससे उस प्रोडक्ट को बनाने से उन लोगों को नुकसान हो रहा है। जैसे प्रोडक्ट बन रहा है, अब सब प्रोड्यूसर खुश है कि भाई प्रोडक्ट बना रहा है, सप्लाई जो मार्केट में जा रहा है कंज्यूमर गुड है, कंज्यूमर भी खुश है भाई मुझे ये प्रोडक्ट मिल रहा है, अच्छे प्राइस पे मिल रहा है, पर उस प्रोडक्ट को बनाने से जो पॉल्यूशन हो रहा है उससे नुकसान हो रहा है, तो वो हो जाएगा आपका नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। और पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी मतलब जिससे सबको फायदा हो रहा है। जैसे हम लोग गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, अब कई लोग जो जिनकी इनकम इतनी नहीं होती वो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देते, पर जो गवर्नमेंट हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है या स्ट्रीट लाइट्स प्रोवाइड करती है, रोड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, रोड्स बनाती है, अब ये तो सभी यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो टैक्स पेयर्स हो या ना हो। सो दैट इज अ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। देन नेक्स्ट टर्म जो है हमारा इंफॉर्मेशन असिमेट्री। अब इंफॉर्मेशन असिमेट्री क्या होता है, when one side of the transaction has more or better information। अब ट्रांजैक्शन मतलब जो लेन देन होता है उसमें दो साइड में, एक तरफ प्रोड्यूसर है और एक तरफ आपका कंज्यूमर है, तो एक जने के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है, एक जने के पास कम है। तो अगर प्रोड्यूसर को पता है कि भाई आने वाले टाइम में ये प्रोडक्ट जो है महंगा बिकेगा, इसका प्राइस राइज होगा, शॉर्टेज होने वाली है मार्केट में, तो खूब सारा वो बना लेता है और मन चाहे प्राइस भी राइज कर देता है, तो और फिर उस लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं होता, वो उनको खरीदते हैं। तो अगर एक साइड को ज़्यादा इंफॉर्मेशन है देन द अदर साइड, तो इससे जो है दिस इज कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन असिमेट्री। मतलब पूरी तरह से एक साइड के पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, एक साइड के पास कम। नेक्स्ट टर्म है आपका पब्लिक गुड। पब्लिक गुड जो है वो नॉन एक्सक्लूडेबल भी हो सकता है और नॉन राइवलरी भी हो सकता है। अब जैसे पार्क्स हैं, स्ट्रीट लाइट्स हैं, ये पब्लिक गुड है, ये सब लोग यूज कर रहे हैं, सो इट इज गिविंग प्रॉफिट टू एवरीवन इवन इफ वी आर पेइंग अ टैक्स फॉर इट और वी आर नॉट पेइंग अ टैक्स फॉर इट।
थोड़ी और डीपली समझते हैं बिफोर मूविंग टू द एक्चुअल क्वेश्चन आंसर्स। डिमांड कर्व के बारे में जानते हैं। अब डिमांड कर्व जो होती है वो ग्राफ पे बनाई जाती है। वो रिलेशनशिप दिखाती है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब कितने मार्केट प्राइस पे कोई प्रोडक्ट बिक रहा है और कितनी क्वांटिटी जो है डिमांड हो रही है उस पर। सो ये जो आपका डिमांड कर्व है, इसमें जो प्राइस है वो वर्टिकल एक्सिस पे होता है। वर्टिकल मतलब ये ऐसे लंबाई में, ठीक है। एंड जो क्वांटिटी डिमांडेड है दैट इज शोन ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब हॉरिजॉन्टल एच की लाइन बीच में देखिए लेटी हुई है, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस मतलब लेटा हुआ एक्सिस हो गया आपका। और जो आपका वर्टिकल एक्सिस हो गया वो ये सीधे वाला एक्सिस हो गया, उसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। और जो ऐसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं। सो जो प्राइस है वो हमारा वाई एक्सिस पे है, वाई मतलब हमारे ये लंबे वाले एक्सिस पे है। और जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो हमारे एक्स एक्सिस पे है, मतलब ऐसे लेटी हुई एक्सिस पे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। तो जब ये जो डिमांड कर्व है ये जनरली स्लोप करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और जब डिमांड हाई होती है, जब प्राइस जो होता है वो लो होता है, तो आप देखिए यहाँ पर जो ग्राफ दिया हुआ है उसमें आप देख रहे हैं एक तरफ 10, 15 ये सब दिया, 10, 15, 25, 35, 40, 45 ऐसे दिया हुआ है। that is showing you the price of the product. So जब 50 रुपए का प्रोडक्ट था तो क्वांटिटी सप्लाइड 10 थी, जब 40 का हुआ तो 20 हो गई उसकी क्वांटिटी डिमांडेड। तो जैसे जैसे सस्ता हो रहा है डिमांड बढ़ती चली जा रही है। अब जब उसका प्राइस देखिए 30 हो गया तो क्वांटिटी डिमांडेड 40 हो गई, जब उसका प्राइस 10 हो गया तो क्वांटिटी डिमांडेड 80 हो गई। सो दिस इज शोइंग कि जैसे जैसे डिमांड कर्व हमें शो कर रहा है कि जैसे जैसे प्राइस कम होता जाता है वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। सो वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इजी। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप इसको समझ जाएंगे। Now we move to our next slide, shift in demand. अब डिमांड जब शिफ्ट होती है तो जब डिमांड इंक्रीज होती है तो जो डिमांड कर्व होता है वो शिफ्ट करता है टुवर्ड्स द राइट। और जब डिमांड डिक्रीज हो जाती है जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट करता है टू द लेफ्ट। तो आप देखिए यहाँ जो ग्राफ बनाया हुआ है आप देख रहे हैं बीच में ओरिजिनल डिमांड कर्व है, और जब वो राइट में शिफ्ट हो रहा है तो दैट मीन्स देयर इज एन इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड बढ़ गई है, तब वो राइट में शिफ्ट हो जाता है कर्व। और जब डिमांड डिक्रीज हो जाती है तो जो डिमांड कर्व है वो लेफ्ट साइड में आ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अब सप्लाई कर्व और क्वांटिटी सप्लाइड का रिलेशनशिप समझते हैं। सप्लाई कर्व जो है वो ग्राफ पे जो रिलेशनशिप दिखाता है, इट शोज रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी सप्लाइड। प्राइस जो है हमारा वर्टिकल एक्सिस पे होता है। अब आपको पता है वर्टिकल मतलब दिस एक्सिस, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या है, दैट इज द क्वांटिटी सप्लाइड। अब फॉर मोस्ट गुड्स द सप्लाई कर्व स्लोप्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसे कि आप ग्राफ में देख रहे हैं इट इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब लॉ ऑफ सप्लाई के हिसाब से जब हायर प्राइसेस होते हैं तो क्वांटिटी सप्लाइड जो होती है ज़्यादा होती है, सप्लायर क्योंकि प्रॉफिट बनाना चाहता है। क्वांटिटी सप्लाइड मींस मतलब एग्जैक्ट कितना अमाउंट जो है प्रोड्यूसर सेल करना चाहता है एट अ पर्टिकुलर प्राइस।
अब जैसे हमने देखा था डिमांड जो होती है वो शिफ्ट होती है, उसी तरह से जो सप्लाई है उसका भी ग्राफ शिफ्ट होता है। सो जब सप्लाई कैन चेंज व्हेन द प्राइस ऑफ द गुड स्टेज द सेम। अब ये ऐसा कब होता है, अगर सप्लाई इंक्रीज हो जाती है तो जो सप्लाई कर्व है वो शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स द राइट। एट द सेम प्राइस प्रोड्यूसर्स सप्लाई मोर देन बिफोर। इफ द सप्लाई डिक्रीजेस तो सप्लाई कर्व जो होता है इट शिफ्ट्स टू द लेफ्ट। एट द सेम प्राइस एट एवरी प्राइस प्रोड्यूसर्स सप्लाईज लेस देन बिफोर। अब हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है, द लॉ ऑफ डिमांड सेज दैट अदर थिंग्स बीइंग इक्वल व्हेन प्राइस राइजेस क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस। नहीं, क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स। जब प्राइस राइज होगा तो क्वांटिटी डिमांड फॉल हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। डिमांड कर्व शिफ्ट्स राइट, नो। सप्लाई कर्व शिफ्ट्स लेफ्ट, नो। बेस्ट ऑप्शन इज बी, क्वांटिटी डिमांडेड इट फॉल्स। जब जो है प्राइस राइज होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड फॉल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्केट इक्विलिब्रियम अकर्स, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, तब इक्विलिब्रियम कैसे हो सकता है? सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, तब भी इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता। सी स्टेटमेंट सेज क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल्स क्वांटिटी सप्लाइड, यही तो इक्विलिब्रियम होता है। तो सी ऑप्शन हमारा सही है। थर्ड क्वेश्चन है, इफ द मार्केट प्राइस इज अबव इक्विलिब्रियम प्राइस द मार्केट विल फेस शॉर्टेज, नो, इट विल फेस सरप्लस। बहुत सारा प्रोडक्ट जो है मार्केट में आ जाएगा क्योंकि जो हमारा मार्केट प्राइस है वो अबव द इक्विलिब्रियम है, तो लोग तो कुछ जो प्रोड्यूसर्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा बेचना चाहेंगे। हमारा जो नेक्स्ट एमसीक्यू है, अ प्राइस सीलिंग इज अ मिनिमम लीगल प्राइस, अ मैक्सिमम लीगल प्राइस। So price ceiling is the maximum legal price, maximum price जो सेट करती है गवर्नमेंट कि इससे ज्यादा ये प्रोडक्ट मार्केट में नहीं बिक सकता, इससे महंगा। द इक्विलिब्रियम प्राइस, नो। अ प्राइस फिक्स्ड बाय द प्रोड्यूसर्स ओनली, नो, प्रोड्यूसर नहीं फिक्स करता सीलिंग प्राइस, सीलिंग प्राइस हमेशा गवर्नमेंट फिक्स करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पॉल्यूशन फ्रॉम अ फैक्ट्री affecting nearby residents is an example of public good। इसमें पब्लिक गुड को क्या, कोई पब्लिक को कोई एडवांटेज मिल रही है, पॉल्यूशन मिल रहा है, तो वो तो हो ही नहीं सकता। इंफॉर्मेशन असिमेट्री, नहीं, इसमें प्रोड्यूसर और या कंज्यूमर के पास किसी एक के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन या कम इंफॉर्मेशन नहीं है, सो दैट इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट आंसर। थर्ड आपका जो है एक्सटर्नैलिटीज। सो पॉल्यूशन जो होता है पॉजिटिव भी होता है, आई मीन एक्सटर्नैलिटीज जो होती हैं वो पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती हैं। तो यहाँ पर नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी की बात हो रही है, सो योर आंसर इज एक्सटर्नैलिटी। जो हमारा 6th क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। अब ये बहुत सिंपल है। तो डिमांड जो है, डिमांड क्या होती है? बायर्स आर विलिंग टू बाय, बायर्स चाहते हैं कि हम इतना प्रोडक्ट, ये वाला प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, इसकी कॉस्ट हम दे सकते हैं तो ले लें, दैट इज द डिमांड। सो द सी ऑप्शन, बायर्स विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू परचेज एट डिफरेंट प्राइसेस, दैट इज द डिमांड। सप्लाई क्या है? सप्लाई जब सेलर विलिंग हो और उसको बेचने पे एट वेरियस क्वांटिटीज इन द मार्केट, सो उसका डी ऑप्शन है। Sellers willingness and ability to offer at different prices. Then comes surplus. Surplus क्या होता है? बहुत ज्यादा। So surplus के साथ जो मैचिंग हो रही है आपकी, थर्ड के साथ जो मैचिंग हो रही है, सिचुएशन वेयर द क्वांटिटी सप्लाइड इज मोर देन द क्वांटिटी डिमांडेड। जितना डिमांड है उससे ज्यादा मार्केट में अवेलेबिलिटी है, दैट इज सरप्लस। सो
सरप्लस के साथ वी आर मैचिंग बी. एक्सटर्नैलिटी, अनवांटेड इफेक्ट ऑफ प्रोडक्शन और कंजम्पशन ऑन अदर्स. तो जैसे हमने अभी एक्सटर्नैलिटी की बात करी थी, पॉल्यूशन, तो वी विल मैच इट विद ए. सो आवर करेक्ट आंसर इज ए, डिमांड के साथ सी, बायर्स विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू परचेज एट डिफरेंट प्राइसेस. सेकंड, सप्लाई, sellers willingness and ability to offer at different prices. Surplus means a situation where the quantity supplied is more than the quantity demanded. Or externalities, unwanted effect on production and consumers on others. Which of the following statements are true with respect to shift in demand? अब ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें पेंसिल हाथ में रखनी चाहिए, क्योंकि हम एक एक स्टेटमेंट को एनालाइज करेंगे और साइड में उसको लिखेंगे कि वो ट्रू है या फॉल्स. तो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है डिमांड कैन इंक्रीज ड्यू टू राइज इन कंज्यूमर प्रेफरेंस फॉर अ प्रोडक्ट. तो ये तो एकदम ट्रू है, पॉजिटिव चेंज है. अगर हमारा प्रेफरेंस चेंज हो जाएगा तो डिमांड कर्व जो है राइट पे चला जाएगा. तो दिस इज ट्रू. सेकेंड स्टेटमेंट है डिमांड कैन डिक्रीज इफ द प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट राइजेस. अब ये फॉल्स स्टेटमेंट है. अगर सब्स्टिट्यूट जो है एक्सपेंसिव हो जाएगा तो कंज्यूमर्स स्विच कर जाएंगे टू योर प्रोडक्ट, आपका ही प्रोडक्ट बाय करेंगे, कॉजिंग डिमांड टू इंक्रीज ऑफ योर प्रोडक्ट, नॉट द सब्स्टिट्यूट. तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है. थर्ड स्टेटमेंट कह रही है डिमांड फॉर अ नॉर्मल गुड जनरली इंक्रीजेज व्हेन इनकम इंक्रीजेज. अरे भाई पैसा आ रहा है तो डिमांड तो आपके, अगर वो प्रोडक्ट आपका खरीद रहा है तो ज़्यादा खरीदेगा. तो ट्रू है ये. डिमांड कैन चेंज इवन इफ द प्राइस ऑफ द गुड इटसेल्फ रिमेन्स द सेम. ये भी सही है. अगर ट्रेंड चेंज हो गया, फैशन चेंज हो गया, तो आपका डिमांड भी चेंज हो जाएगी. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. सो आपकी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है. सो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है, 1, 3 एंड 4 वाला. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू विद रिस्पेक्ट टू प्राइस सीलिंग एंड मार्केट आउटकम्स. फर्स्ट स्टेटमेंट है अ प्राइस सीलिंग इज द मैक्सिमम लीगल प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट इन. तो ये तो एकदम ट्रू स्टेटमेंट है, एकदम करेक्ट है. नेक्स्ट है इफ द प्राइस सीलिंग इज सेट बिलो इक्विलिब्रियम प्राइस इट मे क्रिएट शॉर्टेज. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. एट अ लोअर प्राइस जो है क्वांटिटी डिमांडेड एक्सीड करती है देन द क्वांटिटी सप्लाइड, सो एक गैप क्रिएट हो जाता है. थर्ड, तो हमारी फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट्स जो हैं ट्रू हैं. थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते हैं अ प्राइस सीलिंग सेट अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस ऑलवेज क्रिएट्स शॉर्टेज. ये स्टेटमेंट फॉल्स है. इफ द प्राइस सीलिंग इज अबव द मार्केट प्राइस इट इज नॉन बाइंडिंग एंड हैज नो इफेक्ट ऑन द मार्केट. देन थर्ड, फोर्थ जो आपकी स्टेटमेंट है प्राइस सीलिंग आर ऑफन यूज्ड फॉर एसेंशियल गुड्स टू कीप देम अफोर्डेबल. अब ये भी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है. दिस इज कॉमन सेंस की ऐसा ही होता है कॉमनली कि अगर रेंट कंट्रोल करता, जैसे गवर्नमेंट रेंट कंट्रोल करती है, स्टेपल फूड आइटम्स जो हम डेली प्रोडक्ट्स होते हैं उसके प्राइस कंट्रोल करने के लिए एक सीलिंग लगाती है. सो हमारा फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ जो है स्टेटमेंट ट्रू है, थर्ड वाला फॉल्स है. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी, 1, 2 एंड 4. Now we come to the assertion reason questions. Assertion कह रहा है a change in the price of a good causes a shift in its demand. अब ये जो assertion है ये false है. A change in the product's own price
की वजह से जो मूवमेंट होती है, या तो एक्सपेंशन होता है या कॉन्ट्रैक्शन होता है ऑन द डिमांड कर्व। जो हमारा एग्जिस्टिंग डिमांड कर्व है, या तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन दिखाता है। अ शिफ्ट इन अ कर्व caused by other factors like change in income, taste, तो हमारा assertion जो है false है। रीजन कह रहा है a change in the price of the same good leads to movement along the demand curve। अब ये तो करेक्ट है। So A is false but R is true। नेक्स्ट assertion है सेकेंड वाला, market equilibrium does not occur when quantity demanded equals the quantity supplied। अब ये वाला जो आपका एक्सप्लेनेशन है, इसमें भी जो हमारी ए स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। बाय डेफिनेशन जो मार्केट इक्विलिब्रियम होता है वो तब होता है व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल्स द क्वांटिटी सप्लाइड। पर जो रीजन यहां दिया है उसको पढ़ के एनालाइज करते हैं। At equilibrium, there is no tendency for the price to change unless demand or supply change। तो रीजन जो है करेक्टली डिस्क्राइब कर रहा है इक्विलिब्रियम को। सो इसका आंसर भी डी है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। आपका जो थर्ड असर्शन रीजन है पब्लिक गुड्स पे, पब्लिक गुड्स आर यूजुअली अंडर प्रोवाइडेड बाय द प्राइवेट मार्केट। तो ये जो स्टेटमेंट है ये तो पूरी तरह से ए इज ट्रू, क्योंकि जो प्राइवेट मार्केट वाले होते हैं उनका तो मेन मोटिव ही होता है प्रॉफिट कमाना, और पब्लिक गुड तो फ्री में भाई सर्विस प्रोवाइड करना होता है। सो इट इज अंडर प्रोवाइडेड इज ट्रू। रीजन, पीपल कैन बेनिफिट फ्रॉम पब्लिक गुड आफ्टर पेइंग। अब जो सेकंड वाला जो रीजन है वो आर जो है इज फॉल्स। ए वाला स्टेटमेंट हमारा ट्रू था, सो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। सो आंसर हो गया हमारा सी। फोर्थ जो असर्शन है, इफ द मार्केट प्राइस इज अबव इक्विलिब्रियम प्राइस अ सरप्लस इज क्रिएटेड इन द मार्केट। तो ये तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था। सो दिस इज ट्रू। At a higher price, quantity supplied becomes greater than quantity demanded. So both A and R are true and R is the correct explanation of A. क्यों explanation correct है? Because when the price is high, producers जो होते हैं they want to sell more according to the law of supply. But consumers they want to buy less according to the law of demand. This gap results in excess surplus which is known as surplus in the market. So thank you students, and अगर आपने वीडियो एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर नहीं देखा है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। अपने पे विश्वास रखिए, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। कीप ट्राइंग हार्ड and continue seeing my videos. You will surely succeed. Thank you students. पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।